जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि विवाह के समय मैं हाई स्कूल में पढ़ता था। उस समय हम तीनों भाई एक ही स्कूल में पढ़ते थे। सबसे बड़े भैया ऊपर के दर्जे में थे और जिन भाई के विवाह के साथ मेरा विवाह हुआ था वे मुझसे सिर्फ एक दर्जा आगे थे। विवाह का परिणाम यह हुआ कि हम दो भाइयों का एक वर्ष बेकार गया। मेरे भाई के लिए तो परिणाम इससे भी बुरा रहा। विवाह के बाद वे स्कूल में पढ़ ही ना सके। न जाने कितने नौजवानों को ऐसे अनिष्ट परिणाम का सामना करना पड़ता होगा, भगवान ही जाने। विद्याभ्यास और विवाह दोनों एक साथ तो हिंदू समाज में ही चल सकते हैं। मेरी पढ़ाई लिखाई चलती रही। हाई स्कूल में मेरी गिनती मंद बुद्धि विद्यार्थियों में नहीं थी। शिक्षकों का प्रेम मैं हमेशा ही पा सका था। हर साल माता पिता के नाम स्कूल से विद्यार्थियों की पढ़ाई और उनके आचरण के संबंध में प्रमाण पत्र भेजे जाते थे। उनमें मेरे आचरण या अभ्यास को कभी भी खराब टीका टिप्पणी नहीं मिली थी। दूसरी कक्षा के बाद मुझे इनाम भी मिले और 5वीं तथा 6ठी कक्षा में क्रमशः प्रति मास 4 और 10 रुपए की छात्रवृत्ति भी मिलती थी। इसमें मेरी होशियारी की अपेक्षा भाग्य का अंश अधिक था। ये छात्रवृत्तियाँ सब विद्यार्थियों के लिए नहीं थी, बल्कि सोरठ वासियों में सर्वप्रथम आने वालों के लिए ही थी। 40-50 विद्यार्थियों की कक्षा में उस समय सोरठ प्रदेश के विद्यार्थी थे ही कितने, इसलिए मुझे छात्रवृत्ति मिल जाती थी। मेरा अपना ख्याल है कि मुझे अपनी होशियारी का कोई गर्व नहीं था। पुरस्कार या छात्रवृत्ति मिलने पर मुझे आश्चर्य होता था, पर अपने आचरण के विषय में मैं बहुत सजग था। आचरण में दोष आने पर मुझे रुलाई आ जाती थी। मेरे हाथों कोई भी ऐसा काम बने जिससे शिक्षकों को मुझे डांटना पड़े अथवा शिक्षकों का वैसा ख्याल बने तो वो मेरे लिए असहनीय हो जाता था। मुझे याद है कि एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी। मार का दुख नहीं था, पर मैं दंड का पात्र माना गया, इसका मुझे बड़ा दुख था। मैं खूब रोया। यह प्रसंग पहली या दूसरी कक्षा का है। दूसरा एक प्रसंग 7वीं कक्षा का है। उस समय दोराब जी ऐदल जी गिमी हेडमास्टर थे। वे विद्यार्थी प्रेमी थे, क्योंकि वे नियमों का पालन करवाते, व्यवस्थित रीति से काम करते और लेते और अच्छी तरह से पढ़ाते थे। उन्होंने उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कसरत क्रिकेट अनिवार्य कर दिए थे। मुझे इसमें बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। इनके अनिवार्य बनने से पहले मैं कभी कसरत क्रिकेट या फुटबॉल में गया ही ना था। न जाने मेरा शर्मिला स्वभाव ही एकमात्र कारण था या कुछ और। अब मैं देखता हूँ कि वह मेरी भूल थी। उस समय मेरा यह गलत ख्याल बना हुआ था कि शिक्षा के साथ कसरत का कोई संबंध नहीं है। बाद में मैं समझा कि विद्याभ्यास में व्यायाम का अर्थात शारीरिक शिक्षा का मानसिक शिक्षा के समान ही स्थान होना चाहिए। फिर भी मुझे कहना चाहिए कि कसरत में ना जाने से मुझे नुकसान नहीं हुआ। उसका कारण यह रहा कि मैंने पुस्तकों में खुली हवा में घूमने जाने की सलाह पढ़ी थी। वह मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इसके कारण हाई स्कूल की उच्च कक्षा से ही मुझे खुली हवा में घूमने का शौक़ पड़ गया और एक आदत बन गई। यह आदत अंत तक बनी रही। टहलना भी व्यायाम ही तो है। इससे मेरा शरीर अपेक्षाकृत सुगठित बना। रुचि न होने का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा। स्कूल की छुट्टी होते ही मैं सीधा घर पहुंचता और सेवा में लग जाता। जब कसरत अनिवार्य हुई तो इस सेवा में बाधा पड़ी। मैंने विनती की कि पिताजी की सेवा के लिए मुझे कसरत से छुट्टी दी जाए, पर गिमी साहब छुट्टी क्यों देने वाले थे भला। एक शनिवार के दिन सुबह का स्कूल था। शाम को 4 बजे कसरत के लिए जाना था, पर मेरे पास घड़ी नहीं थी। आसमान बादलों से घिरा था, इसलिए समय का कोई अंदाज़ा नहीं रहा। मैं बादलों से धोखा खा गया। जब कसरत के लिए पहुंचा तो सब जा चुके थे। दूसरे दिन गिमी साहब ने हाजिरी देखी तो मैं गैर हाजिर पाया गया। मुझसे कारण पूछा गया। मैंने सही सही कारण बता दिया। उन्होंने इसे सच नहीं माना और मुझ पर 1 या 2 आने का जुर्माना लगा दिया। मैं झूठा ठहरा। मुझे बहुत दुख हुआ। कैसे सिद्ध करूं कि मैं झूठा नहीं हूं? कोई उपाय न रहा। मन महसूस कर रह गया। रोया।
समझा कि सच बोलने वाले और सच्चा काम करने वाले को गाफिल भी नहीं रहना चाहिए। अपनी पढ़ाई के समय में इस तरह की मेरी यह पहली और आखिरी गफलत थी। मुझे धुंधली सी याद है कि आखिर में मैं वह जुर्माना तो माफ़ करा ही सका था। मैंने कसरत से तो मुक्ति प्राप्त कर ली थी। पिताजी ने हेडमास्टर साहब को पत्र लिखा कि स्कूल के समय के बाद वो मेरी उपस्थिति का उपयोग अपनी सेवा के लिए करवाना चाहते हैं। इस कारण मुझे मुक्ति मिल गई। व्यायाम के बदले मैंने टहलने का सिलसिला जारी रखा, इसलिए शरीर को व्यायाम न देने की गलती के लिए तो शायद मुझे सज़ा नहीं भोगनी पड़ी, पर दूसरी एक गलती की सज़ा मैं आज तक भोग रहा हूँ। न जाने कहाँ से मन में ये बात आ गई कि पढ़ाई में सुंदर लेखन आवश्यक नहीं है। यह गलत ख्याल मुझे कैसे आया पता नहीं, पर विलायत जाने तक बना रहा। बाद में और ख़ास करके दक्षिण अफ्रीका में जब मैंने वकीलों के तथा दक्षिण अफ्रीका में जन्मे और पढ़े लिखे नवयुवकों के मोती के दानों जैसे अक्षर देखे तो मैं शर्माया और पछताया। मैंने अनुभव किया कि खराब अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी मानी जानी चाहिए। इन बाकी लोगों के अक्षर कितनी अच्छे हैं, इनकी लेखनी कितनी सुंदर है, और मेरे अक्षर भगवान ही जाने। बाद में मैंने अक्षर सुधारने का प्रयत्न किया, पर पके घड़े पर कहीं गला जुड़ता है भला। हर एक नवयुवक और नवयुवती को मेरे उदाहरण से सबक लेना चाहिए और समझना भी चाहिए कि अच्छे अक्षर विद्या का आवश्यक अंग हैं। अच्छे अक्षर सीखने के लिए चित्रकला आवश्यक है। मेरी तो यह राय बनी है कि बालकों को चित्रकला पहले सिखानी चाहिए। जिस तरह पक्षियों, वस्तुओं आदि को देखकर बालक उन्हें याद रखता है और आसानी से पहचानता है, उसी तरह अक्षर पहचानना सीखे, और जब चित्रकला सीखकर चित्र आदि बनाने लगे तभी अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर छपे अक्षरों के समान सुंदर होंगे। फिर आगे क्या हुआ, इसकी कहानी अगले एपिसोड में जानिए।